को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैंने कुछ सवाल लिए हैं और उन सवाल को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो सवाल तो आपको समझ में आए ही और साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाए। और ये सारे सवाल वैसे सवाल हैं जो कि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न में आ रहे हैं, यानी कि CPO एग्ज़ाम में भी आया और भी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है हमारी SSC संस्था, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कोशिश किया कि इसमें आपका मैक्सिमम तो मैक्सिमम कवर हो जाए, और बाकी ये तो आप अपने कोचिंग में पढ़ ही रहे होंगे, तो जस्ट ये आपका एक रिवीजन है। तो पहला सवाल है, संख्या ए की सबसे बड़ी अभाज्य गुणनखंड क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए। ए क्या है? ए ये दिया हुआ है 2 की घात 12, 2 की घात 11 और ये 6। अब देखिए, ऐसे सवालों में आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और 2 इसके अंदर भी है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा हल कर दूं तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे ही इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सीधा आपने कर देना है इस तरह से। और ये 6, अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें होती हैं ये सारी, बस खाली प्रैक्टिस होना चाहिए तो आपसे हल हो जाएगा। अब अगर 1 2 यहाँ से निकाल के इससे गुना कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। और 6 हम क्यों ढूंढ रहे हैं? ताकि इस 6 के साथ कॉमन बन जाए। ठीक है, 1 2 को निकाल देते हैं और ये 1 2 निकलते हैं, यहाँ 10 हो गया और ये हो गया इस तरह से। अब 6 कॉमन आ गया, ये हो गया 2 की घात 10 माइनस 1। ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है, दिख रहा होगा, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 5 प्लस 1, 2 की घात 5 माइनस 1। अब देखिए 2 की घात 5 देखते हैं आपको, अच्छा सुनिए, आपको ना कुछ जैसे 2 की घात 2, 2 की घात 3, इन सब के वैल्यूज़ जो भी इनके मान हैं वो आपको याद होना चाहिए। 2 की घात 5 का मान होता है 32, ये हो गया 32 प्लस 1, ये हो गया 32 माइनस 1, 6। ये होता है 33 के बराबर, ये 6। अब ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये अभाज्य है, तो यही इस सवाल का सही उत्तर है 31। आप में से कुछ लोगों ने ये सवाल देखा होगा, बहुत लोगों को ये सवाल आसान भी लग रहा होगा। इस वीडियो में बने रहिए, आखिरी में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे और कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने किए होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और भी आसान तरीके से या एक शॉर्टकट तरीके से उस सवाल को हल करना बताऊंगा। चलते हैं अगले सवाल पर। यदि a इक्वल टू 25 की घात 10, तब a कितने पूर्ण घनों से विभाजित है? देन a इज डिविजल बाई हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स। पूर्ण घन, घन का मतलब उम्मीद करता हूँ आप सबको आता ही होगा। तो मान लीजिए आपके पास संख्या है a बराबर 25 की घात 10। अब ऐसे सवालों को कैसे आगे बढ़ें? देखिए, जब कभी ऐसा पूछा जाए ना, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर आप एक अभाज्य संख्या ले आएँ। तो 25 को मैं 5 गुना 5 या 5 इंटू 5 या 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 5 की घात 2 की घात 10, यानी कि 5 की घात 20। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब ये देखते ही आप मुझे एक बात बताइए कि इसे कौन कौन से घन विभाजित करेंगे, यानी कि इसे कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स डिवाइड करेंगे। तो 5 पावर 20 मतलब 5 कई बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? कई बार नहीं, 20 बार आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो यहाँ पर पहली संख्या एक तो 1 होगी, 1 को मैं 5 की घात 0 लिख सकता हूँ। अगली संख्या क्या होगी? 5 की घात 3, अगली 5 की घात 6, अगली 5 की घात 9। ये सारे संख्या पूर्ण घन हैं, आप देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे। अगली 5 की घात 12, 5 की घात 15, 5 की घात 18। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं और ये सारी संख्याएं पूर्ण घन है। ये भी पूर्ण घन है, ये 1 के बराबर है, ये 3 से होता है विभाजित, ये भी 3 से होता है। ये 5 स्क्वायर यानी कि 25 का पूर्ण घन है, ये 5 क्यूब यानी कि 125 का पूर्ण घन है। इसी तरह से इतने हैं। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस सवाल का सही उत्तर है 7। अच्छा, इसके बाद भी और भी संख्या है 5 पावर 21, लेकिन हमें 5 पावर 20 पे आके रुक जाना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कैट में पूछा गया था, कैट एग्ज़ाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। यदि 1 2 3 गुना 2 3 8 गुना 2 4 n
ये एक संख्या का इकाई अंक n-5 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक ज्ञात करना तो सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो 3 और 8 के गुना करने से इकाई अंक मिलेगा 4, और अगला इकाई अंक क्या है, n। तो यहाँ हम 4 गुना n लिख देते हैं। अब एक इसके बराबर है, इकाई अंक क्या है, n-5। अब देखिए ऐसे सवालों में आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर आप n की जगह 8 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 32, यानी कि 2 आएगा। यहाँ पे आएगा 8 - 5 3, 8 नहीं हो सकता है। 6 रखेंगे तो आएगा 4, और यहाँ आएगा 1, 6 भी नहीं होगा। 5 रख के देखते हैं क्या बात बनेगी। 5 गुना 4 होता है 20, यानी कि 0 आ गया, और यहाँ 5 5 - 5 0 हो गया। देखिए आपने देखा कुछ सवालों को हमें ऑप्शन से भी करना पड़ता है। तो ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको इन सवालों के लिए तैयार रहना होगा। इन सवालों पे हम किस अप्रोच से आगे बढ़ें। चलते हैं अगले सवाल पर। -9 6 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपने कॉपी में किए होंगे, और देखिए मैंने आपके नोट्स देखे हैं, तो ऐसे सवाल आपके नोट्स में आपके सर ने कोचिंग में भी कराए थे। फिर भी यहाँ पे एक रिवीजन हो रहा है, तो आप इसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिए, और यहाँ पे आप कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें अब क्या करना है। -9 6 18 और 60 से विभाजित वाली होने वाली वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इसका इंग्लिश होता है। तो 9 6 18 60 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, 180। ये मैंने सिखाया भी है कैसे निकालना है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं, कितने आसानी से हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 180। अब इन संख्याओं को जो विभाजित कर रहा हो, यानी कि ये संख्याएं जिस किसी को भी विभाजित करेंगी वो इसके गुणज होंगे, यानी कि 180 हो सकता है, 360 हो सकता है, 540 हो सकता है। ये क्या है, 180 गुना 1। ये क्या है, 180 गुना 2। ये क्या है, 180 गुना 3। तो ऐसे ही संख्या हो सकती है। अच्छा, 180 गुना 5 होता है 900 के बराबर, और ये एक पूर्ण संख्या भी है। तो सवाल का सही उत्तर है 900। वैसे तो 3600 भी ये सारी संख्या 3600 को भी डिवाइड करेंगी या फिर विभाजित करेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ इसका सही उत्तर है 900। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो कहीं अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। इसलिए मैंने इस बार सवाल को इंग्लिश में भी दिया है। कुछ सवाल में आप हो सकता है आपको हिंदी समझ में ना आए, तो आप उसको इंग्लिश पढ़िए और समझिए। और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश से बच के मतलब कोई एग्ज़ाम निकाल लेंगे। हर एग्ज़ाम में इंग्लिश आता ही है, तो आपको इतनी बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं अगला सवाल। n फैक्टोरियल में 10 शून्य हैं, तो n की सबसे बड़ी मान ज्ञात कीजिए। अब ये एक बहुत ही नया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। n फैक्टोरियल हैज़ 10 zeros, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब मैं उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल मतलब आपको पता होगा, फिर भी एक ऐसी ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 गुना 2 गुना 1। 4 फैक्टोरियल है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो आपको फैक्टोरियल का मतलब तो पता है। अब देखिए शून्य कब मिलता है, जब एक 5 हो और एक 2 हो। तो यानी कि पहली बार शून्य हमें कब मिलेगा, 5 फैक्टोरियल में। अब इसके बाद 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल तक कोई 5 नहीं है। अगला 5 कब आता है, 10 फैक्टोरियल में, यानी कि 10 फैक्टोरियल में। क्यों, क्योंकि 10 के अंदर 5 और 2 दोनों छुपे हुए हैं। आप समझ पा रहे होंगे, पहला शून्य आया 5 फैक्टोरियल पे, अगला शून्य आया 10 फैक्टोरियल पे। अब अगला शून्य कब आएगा, 15 फैक्टोरियल पे, यानी कि जब अगली बार 5 आएगा, अगली बार 5 कब आएगा, 15 पे आएगा। तो यहाँ पर बोला गया 10 शून्य हैं, n की सबसे बड़ी मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो पहला शून्य आया 5 फैक्टोरियल पे, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला शून्य आया 5 फैक्टोरियल पे, अगला आया हमारा 10 पे, फिर अगला आया 15 पे, फिर अगला आया 20 पे, फिर आया 25 पे, फिर आया 30 पे, फिर 35,
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर आया 40 पे, फिर आया 45 पे, ये हो गया हमारे 9 शून्य। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि इन सब में 5 एक एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है, क्योंकि 25 होता है 5 गुना 5, यानी कि यहाँ पर हमें 2 शून्य प्राप्त होंगे, एक इस 5 के द्वारा, एक इस 5 के द्वारा। तो टोटल शून्य कितने हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ से 2 मिले, 6 7 8 9 और 10, यानी कि 45 फैक्टोरियल तक 10 शून्य मिल चुके थे। सवाल में 10 शून्य की बात की गई है, तो 45 फैक्टोरियल तक 10 शून्य मिल गए थे। अब 46 पे भी 10 शून्य रहेंगे, 47 पे भी 10 शून्य रहेंगे, 48 पे भी 10 शून्य रहेंगे, 49 पे भी 10 शून्य रहेंगे, लेकिन 50 पे शून्यों की संख्या बदल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 49। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, 49। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 50 फैक्टोरियल पे कितने शून्य होंगे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य आ जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये सवाल भी उसी पर आधारित है, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है। तो देखिए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से हमें मिले 2 शून्य, यहाँ से मिले भी 2 शून्य, यहाँ से भी 2 शून्य। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये केस स्पेशल है। 125 गुना 8, 125 के अंदर 3 5 हैं, 3 5 छुपे हुए हैं, और 8 के अंदर 3 2 हैं। तो अब ये 3 जोड़े 3 शून्य को देंगे, 3 शून्य बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1000 बनेगा ये। तो यहाँ पे मिले हमें 3 शून्य, इन सबको जोड़ देते हैं। 2 2 4, 2 6 3 9, इसका सही उत्तर है 9। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल सब समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान सवाल है, और ये आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा इसे हल करना। मैं बस यहाँ पे आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। आखिरी में आपको एक बहुत ही अच्छा सवाल दिखेगा, और उसे करने का एक आसान सा तरीका भी। अब ये सवाल है, जब x की घात 60 प्लस 2 को x की घात 20 प्लस 1 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो हम सीधा क्या करते हैं, x की घात 20 प्लस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। तो x की घात 20 बराबर -1 हो गया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x की घात 20 की घात 3 लिख सकते हैं, x की घात 20 की घात 3 लिख सकते हैं। 20 गुना 3 60 होता है, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 प्लस 2। अब ये वैल्यू, ये जो मान है, आप इसको यहाँ पे रख दीजिए, और जो उत्तर आएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, -1 की घात 3 प्लस 2, यानी कि -1 प्लस 2, जो कि हो गया 1 के बराबर। तो इस सवाल का सही उत्तर है 1। आपने से बहुत लोगों ने सवाल किया होगा, और ये जस्ट एक रिवीजन है, तो देखते जाते हैं। जब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या समस्या है। व्यंजक फाइंड द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन, इस व्यंजक में शेषफल क्या होगा। अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एक मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। कभी भी ऐसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1372 है, और ये 9 से विभाजित हो रहा है, 1 2 7 6। अब देखिए इस संख्या में क्या मिलेगा शेषफल। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास संख्या 19 है, इसे हम 9 से विभाजित कर रहे हैं, यहाँ शेषफल क्या मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा शेषफल 1। इसको करने का तरीका और भी है, आप इस 9 को काट दीजिए, जो बचा वो हो गया शेषफल। जब भी 9 मिलते जाए उसको आप काटते जाइए। मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया 631 को 9 से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 और 3 को जोड़ने पर 9 मिल रहा है, इसको आप काट दीजिए, जो बचा वो हो गया शेषफल। शेषफल हो गया 1। एक और मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह कुछ आ जाए, 5 3 1 और 2, और ये भी 9 से विभाजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 और 3 8, 8 और 1 9 मिल रहा है, काट दीजिए, क्या बचा शेषफल 9। समझ में आ गया होगा। तो जब भी कभी नीचे 9 मिल जाए तो आप इस तरह 9 9 को काट सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए 1 3 7 2 है, 7 और 2 9 के बराबर होते हैं, इसको मैंने काट दिया। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिला मुझे, 4। यहाँ पर 7 और 2 9 के बराबर होते हैं, इसको मैंने काट दिया, और यहाँ क्या मिला शेषफल 7। अब 7 और 4 को गुना करने में क्या मिलता है, 28। फिर से 9 से हो रहा है विभाजित, तो 8 और 2 10 होता है। 10 9 से कितना आ गया है, 1 आ गया है, यहाँ शेषफल मिलेगा 1। इस सवाल का सही उत्तर है 1।
उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी बड़ा संख्या मिल जाए, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या थी लेकिन हमने बड़े आसानी से इसे हल कर दिया। समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर मुझे पर्याप्त कमेंट मिलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल आप में से बहुत लोगों ने कई बार देखा होगा। अब ये सवाल यहाँ पर रखने का एक बहुत ही मुख्य कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का मान पूछा गया है। अब देखिए, ये 1 के बराबर है, ये आधे के बराबर है, आधा मतलब 0.5, ये 0.25 के बराबर है। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1.75। ये समझ में आ गया। अब 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, या 1/7 का मान कितना होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, आप सबको इसका मान याद होना चाहिए। 1/7 का मान होता है 0.14। ठीक। अब एक बात आपको दिख रही होगी कि 1/14 1/7 से छोटा ही है, 1/28 और भी छोटा है। यानी कि अगर मैं इसमें 0.14 ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1.89। अब जो ऐड होगा वो छोटी छोटी संख्या होंगी। तो क्या ये संख्याएं कभी भी जुड़ करके मुझे 2.5 देंगी, 3.5 देंगी या 3 देंगी? कभी नहीं दे सकती हैं। ये इतनी बड़ी संख्या ही नहीं है कि 2.5, 3.5 और 3 दें। इस सवाल का सही उत्तर होगा 2। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे बस मैंने एक अनुमान लगाया कि इन तीनों का मान है 1.75 के बराबर। इसका मान तो बहुत कम होता है, 0.14 होता है, और इसका तो इससे भी कम होगा, इसका बहुत ही कम होगा इससे। तो ये सारी संख्याएं जोड़ करके भी कभी मुझे 2.5 नहीं दे पाएंगी, और 2.5 नहीं देंगे तो ये तो देंगी ही नहीं, ये भी नहीं देंगी, बच गया 1। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप इन सवालों को कॉमन लेके भी कर सकते हैं। देखिए, वो एक आसान तरीका है, वो आपका समय भी बचाता है, लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय होता है, 1 मिनट से भी कम। तो वहाँ पर आपको अनुमान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप कैसे अनुमान लगा के सवालों को हल कर पाएँ। आप में से बहुत लोग इन सवालों को एक शॉर्ट ट्रिक भी जानते होंगे, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली में समय बर्बाद करने की शॉर्ट ट्रिक है। कैसे हम समय को बर्बाद करें? तो आप इस तरह से एक्चुअली आपको देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपकी इस तरह की एक रणनीति टाइप की बनती जाएगी कि कैसे आप ऑप्शन से सवालों को हल करें। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल एक बहुत ही मज़ेदार सवाल है और इसे आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं ना कभी कभी आपको सवाल पढ़ाते पढ़ाते अटक जाता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी तक हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ाया है, फर्स्ट टाइम हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और इसे समझिए। किसी छात्र को एक संख्या को 3/2 से गुना करना था, पर उसने, यहाँ करेक्शन है, ये 3/2 ही है, 3/2 से भाग कर दिया। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। ये 10 है, ठीक है, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, समझ में आ रहा होगा। 10 कम आया, तो वो संख्या क्या थी? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब एक बच्चे को किसी संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था या गुना करना था, लेकिन उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, और उसका उत्तर 10 कम आया। अब मान लीजिए कि जब ऐसा करना था तो आप इस संख्या को एक संख्या मान लीजिए, और देखिए आपका उत्तर कितनी आसानी से आता है। मैं जानता हूँ आपने ऐसे सवाल किए होंगे, लेकिन आप मेरे तरीके को भी ध्यान से समझिए, देखिए, शायद आपको आसान लगे। तो यहाँ पर हम एक कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे कि 6। आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन मैंने 6 इसलिए माना क्योंकि वो 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। 3 और 2 का लघुत्तम समवर्ती 6 है। उसे करना क्या था, उसे गुना करना था, यानी कि 3/2 करना था। तो कितना आता, 9 आता। अगर वो संख्या 6 होती तो हमारा उत्तर आता 9, लेकिन उसने कर क्या दिया, भाग कर दिया। अब कितना उत्तर आया? मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाग करना आता होगा, मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ। अब उत्तर आया उसका 4, समझ में आया होगा। तो जो सही उत्तर था वो था 9, ठीक। जो गलत उत्तर था, जो उसका आया गलत उत्तर, वो क्या आया, 4। इन दोनों, देखिए, सही और गलत उत्तर के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का है, अंतर कितने का है, 10 का है। ये कितने के, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का है। तो यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर हुई, 1 यूनिट 2 के बराबर हुई। ये समझ में आ रहा होगा। उत्तर आया 4, जो कि गलत था, सही उत्तर था 9, दोनों में अंतर था 5 का, और असल में कितने का अंतर है, 10 का। तो 5 यूनिट का मान 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान 2 के बराबर होगा।
यानी कि वो संख्या क्या होगी, 6 गुना 2 यानी कि 12। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और आपने जिस तरीके से सीखा है, अगर आप उस तरीके से करेंगे या जो भी आपको आता होगा, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कभी ऐसे सवाल आए तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती निकाल लीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए, और उसके बाद आप आगे करते रहिए, आगे बढ़ जाइए। इसे बोलते हैं हम रेशियो मेथड। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किसी दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 2 कम है, यानी कि दो अंकों की संख्या है ए बी। अब दहाई का अंक इकाई अंक से 2 कम है, यानी कि इकाई अंक बी है और दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है, यानी कि बी से अगर हम 2 कम कर दें तो हमें दहाई का अंक मिल जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि इसको अदला बदली कर दें, यानी कि बी ए कर दें, तो प्राप्त हुई नई संख्या जो कि ये है का 6/7 गुना, यानी कि 6/7 गुना, और मूल संख्या का 3 गुना। मूल संख्या क्या थी, ए बी का 3 गुना को जोड़ने पर 108 मिलता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, ए बी एक पूर्णांक है, ये तो आपको पता ही है, 108 भी एक पूर्णांक है, और ये 3 से गुना होने पे, अब एक पूर्णांक अगर 3 से गुणन करेंगे तो भी हमको एक पूर्णांक ही मिलेगा। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये भी एक पूर्णांक ही होगा, तभी तो पूर्णांक और पूर्णांक जोड़ के एक पूर्णांक देंगे। अब यहाँ पे एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि बी ए को हम 7 से विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये संख्या 7 से कट रही है, तभी तो पूर्णांक आएगा। यानी कि ये संख्या 7 का गुणज हो सकती है, यानी कि 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21, 28, 35, 42, 49 और इस तरह से बढ़ते जाएगा। 56, चलिए मैं लिख देता हूँ, 63, 70, 77, 84 और इस तरह से चलते जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं मुझे आगे नहीं आता, मुझे आगे भी आता है। 91, 98, 105, 112, 119, तो इस तरह से चलते जाएगा। तो ये जो संख्या है ये इन्हीं में से कोई एक है, 7 के गुणज ही है। लेकिन एक बात छुपी हुई है कि जो b है वो, मतलब कि जो, अच्छा चलिए इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ और क्लियर होगा। b = a+2, इसको मैं, इसी को मैंने बदल के इस तरह से लिख दिया है, यानी कि जो b है वो a से 2 ज़्यादा है। जब हम a में +2 करेंगे तो हमें b मिलेगा। तो यहाँ पे एक संख्या मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझ में आ रही है कि a और b का अंतर 2 का आ रहा है, ये भी पता चल रहा है। यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ अंतर 2 का है। ये संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, 35 में अगर इसको मैं b मान लूँ, इसको मैं a मान लूँ, तो a तो बड़ा हो गया, लेकिन a छोटा होना था। यहाँ से हमें पता चल रहा था a तो छोटा होना चाहिए, तभी तो a में हम 2 जोड़ेंगे और b मिलेगा। यहाँ पे अगर हम a में 2 जोड़े तो हमें 7 मिल जाता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी अंतर 2 का है, ये हो सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। 4 और 2, अगर हम b को 4 दे दें, a को 2 दे दें और ये 2 का मान यहाँ रख दें, तो हमें b का मान 4 मिलेगा, बिल्कुल सही। तो ये हो सकता है 42, यानी कि अंकों की अदला बदली करने पे हमें मिला 42। तो मूल अंक क्या थे, 24, और हमें इनको जोड़ करके बताना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन संख्याओं के अंकों का जोड़ बताइए। तो ये होगा 2 + 4 यानी कि 6। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और इसे हल करने का एक आसान तरीका भी मिल गया होगा। देखिए, आपके पास तरीके बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीका देखना है जिससे कि कम समय में सवाल हल हो जाए। यहाँ पे इसे करने में हमें इतना समय लगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप तुरंत फटाफट देख के बता देंगे कि इसका उत्तर 24 होगा या 42 होगा, जो भी होगा, आप बड़े ही आसानी से तुरंत इसको हल कर पाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। शून्यों की संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको शून्य की संख्या बतानी है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि शून्य के लिए मुझे 1 5 चाहिए और 2 चाहिए, और इनमें गुण होना चाहिए, तभी तो 5 गुना 2 बराबर। और 10 होता है और एक शून्य मिलता है मुझे,
देखता हूँ यहाँ पे क्या 2 और 5 मिल रहा है। देखिए इसे अगर हम हल करने जाएँ तो बहुत ही बड़ी संख्या है ये, लेकिन यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3 की घात 121। अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो मैं इसे 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, 3 की घात 1 लिख सकता हूँ, इसे 3 की घात 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से भी इसी तरह कॉमन कुछ ले लेते हैं, 2 की घात 119, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 0। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे तो मुझे 5 मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको और आगे हल नहीं करता हूँ, करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है। ये 9 के बराबर, ये 3 के बराबर और ये 1 के बराबर। यहाँ पे भी मुझे, हाँ यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है, इसको मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 तो पर्याप्त मिल गया, मुझे सिर्फ 5 ढूंढना है। देखता हूँ यहाँ कहीं 5 मिल रहा है क्या। 2 की घात 2 4, -2 -1, नहीं यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो 1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 तो पर्याप्त हैं, 2 बहुत सारे हैं। कितने 2 हैं? 119 2 हैं। मुझे 5 ढूंढना है, 5 कितने हैं? अगर मैं इसे हल करूँ तो 9 - 3 6, 6 - 1 5, मुझे 1 5 मिल गया। मुझे 5 यहाँ से नहीं मिला, मुझे 5 यहाँ से नहीं मिला, मुझे 5 यहाँ से मिला, वो भी 1 मिला। और 2 तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ से मैं एक 2 ले लूँगा और ये हो गया 10। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और कल आपका टेस्ट है, उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन था। आप लोग अपने क्लास नोट्स को पढ़िए जो सर ने आपको पढ़ाया है, और इस वीडियो को भी देखिए। और इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल के पैटर्न में आ रहे हैं उनका डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ना कोई नई चीज़ समझा रहा हूँ, बस एक शॉर्ट रिवीजन हो रहा है। और कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को और भी लोगों को दिखाइए, बताइए, समझाइए, ताकि और भी लोगों का भला हो। और किसी एक टॉपिक पर अगर आप मुझसे चाहते हैं पढ़ना तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।